वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, यानी कि आपके हमारे हम सब के घरों में जो फ्रिज रखा होता है उस फ्रिज की वर्किंग कैसे होती है, वो कैसे काम करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, ये सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए डायग्राम हमने बनाया हुआ है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, यानी जो घरेलू फ्रिज होता है, घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले जानते हैं तो इसमें चार बेसिकली पार्ट होते हैं। सबसे पहले कौन से पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। पहला होता है इवेपोरेटर, दूसरा होता है कंप्रेसर, तीसरा होता है कंडेंसर और चौथा होता है कैपिलरी ट्यूब, या आप कह सकते हैं उसको एक्सपेंशन डिवाइस भी जो एक होती है, यानी एक प्रकार की एक्सपेंशन डिवाइस होती है कैपिलरी ट्यूब। ठीक, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कैसे काम करता है। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो घरेलू जो फ्रिज होता है उसका काम होता है कूलिंग करना, ठंडा करना। ठीक है, ठंडा करना यानी कि वहाँ पे जो भी गुड्स वगैरह होती हैं, सब्जी हैं, फल हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इत्यादि जो भी चीज़ें आप रखते हैं उनका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम बनाए रखना, मेंटेन करके रखना, ये काम होता है घरेलू फ्रिज का। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कौन सा पोर्शन क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच यहाँ पे लगा हुआ है इवेपोरेटर। क्या लगा हुआ है? इवेपोरेटर। ठीक है, तो ये इवेपोरेटर जो बॉक्स मैंने बनाया है ये वही बॉक्स है जैसे आप फ्रिज का गेट खोलते हैं और अंदर जो गुड्स रखी होती है, वो जो स्पेस होता है यानी फ्रिज के अंदर का जो स्पेस होता है ये वही वाली जगह है। ठीक है, तो यानी एक्चुअली में हकीकत में क्या होता है, जो हम गेट खोलते हैं फ्रिज का और अंदर जो सामान रखता है वो पूरी जगह जो होती है वो सारे का सारा स्पेस क्या होता है, वो होता है इवेपोरेटर का जगह। ठीक है, तो इवेपोरेटर का क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, वहाँ पे लाके इस जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे आलू टमाटर सब्जी वगैरह जो भी होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लाके रखते हैं। अब होता क्या है, आप बाजार से लेके आए हैं, सब्जी लेके आए हैं, फल वगैरह लेके आए हैं बाजार से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा, यानी रूम टेम्परेचर होगा, यानी जो वातावरण का तापमान होगा उसी तापमान पे वो चीज़ें रहेंगी। ठीक, तो सपोज करो आप जो वस्तुएं लेके आए हो, मैंने मान लिया वो क्या है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर है। किसके टेम्परेचर पे है? वातावरण के टेम्परेचर पे। तो मान लिया गर्मी के दिन चल रहे, मैंने मान लिया एक मोटा मोटा कि गर्मी के दिन चल रहे हैं और बाहर से जो सब्जी वगैरह लेके आए हो उनका टेम्परेचर ऐसा कुछ मैंने मान लिया, कितना मान लिया 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो सब्जी वगैरह लेके आए हो उनका तापमान कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, गुड्स वगैरह। ठीक है, ये क्या है, गुड्स। ठीक है, जो भी वस्तुएं आपने वहाँ पे रखी हैं तो ये गुड्स क्या है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको लाके आपने फ्रिज के अंदर रख दिया इवेपोरेटर, यानी ये जो स्पेस होता है इस जगह पे आपने लाके रख दिया। अब देखिए इस इवेपोरेटर पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं 1 पॉइंट से ये पाइपलाइन होती है, तो इस पाइपलाइन से क्या होता है, ठंडा ठंडा लिक्विड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, इस पाइपलाइन में ठंडा ठंडा लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कूलिंग लिक्विड फ्लो कर रहा होता है। ये लिक्विड कौन सा होता है, तो भाई रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में जो लिक्विड फ्लो कर रहा होता है उसको नाम देते हैं हम रेफ्रिजरेंट। क्या नाम देते हैं? रेफ्रिजरेंट, यानी जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी जो कूलिंग प्रोवाइड कराता है ऐसा लिक्विड। ठीक, तो इस पाइप में ठंडा ठंडा लिक्विड यानी कि ठंडा ठंडा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। मान लिया इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, मान लिया कितना है भाई, इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर, एक मान लिया, ये कम भी होता है। ठीक है, मैंने फिर भी मान लिया यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, एक मोटा सा हिसाब मैंने मान लिया। ठीक है, अब सुनिए क्या होगा, तो ये जो रेफ्रिजरेंट होता है ये पाइपलाइन में फ्लो करता है। तो आपने देखा होगा जो फ्रीजर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला बॉक्स होता है फ्रीजर वाला, तो आपने देखिए स्टील की ऐसे स्ट्रक्चर होती है, उसके नीचे जब आप छू के देखेंगे तो आपको दिखेगा पाइप। ठीक है, आड़े तिरछे से ऐसे पाइप जा रहे हैं, तो उसके नीचे छू के देखिएगा तो आपको पाइपलाइन दिखाई देगी साफ साफ, या आंखों से सीधे ढक्कन खोल के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये डैश डैश करके बनाया है, तो यहाँ पे पाइपलाइन जा रही होती है, यानी उस पाइपलाइन में ठंडा ठंडा लिक्विड यानी ठंडा ठंडा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो इस रेफ्रिजरेटर के संपर्क में ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये पूरी प्लेट, ये पूरा स्पेस होता है, तो जिसकी वजह से भाई ठंडी पाइपलाइन में रेफ्रिजरेंट जा रहा है तो पूरा का पूरा स्पेस भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये क्या होता है, पूरा इवेपोरेटर मान लिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर से वस्तुएं आपने ला के रखी, कितनी हो गई, 38 पे। अब क्या होगा भाई, ये स्पेस ठंडा है, ये जो वस्तुएं हैं वो गर्म हैं, तो क्या होगा, इन गुड से क्या होगा, हीट निकलेगी और किसको मिलेगी, ये जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है इस रेफ्रिजरेंट को मिलेगी, मतलब वो रेफ्रिजरेंट गर्म होगा, वो क्या होगा, हीटअप होगा। क्यों? क्योंकि गर्म वस्तु है, यानी भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेफ्रिजरेंट था, लिक्विड था, और 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे वस्तुएं, तो जाहिर सी बात है भाई ये लिक्विड जब इनके संपर्क में होके गुजरेगा, संपर्क मतलब टच नहीं होता है। ठीक है,
रेफ्रिजरेंट इसमें फ्लो कर रहा है पाइपलाइन में अंदर, उस प्लेट के वो जो मेटल की प्लेट होती हैं, ठीक है, उस बॉक्स में अंदर अंदर फ्लो कर रहा है। अब जब उस प्लेट के ऊपर आप गर्म चीज़ यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड की कोई चीज़ मान लिया ला के रख दी, ठीक है, तो भाई क्या होगा, इन वस्तुओं से प्लेट गर्म होगी, प्लेट के नीचे फ्लो कर रहा है क्या, रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट भी गर्म होगा, यानी कि इस रेफ्रिजरेंट को उष्मा मिलेगी, हीट मिलेगी, किनसे, इन वस्तुओं से। अब जब ये रेफ्रिजरेंट गुजरेगा, यहाँ से पार होगा, तो ये रेफ्रिजरेंट गर्म हो चुका होगा, हीटअप हो चुका होगा, और ये जो हीट गुड्स वगैरह से वस्तुओं से मिलती है इस रेफ्रिजरेंट को, तो वो हीट सफिशिएंट होती है, पर्याप्त होती है कि वो उसको लिक्विड से किस में बदल दे, गैसियस फेज में ले आए। यानी कि जब ये लिक्विड, ये रेफ्रिजरेंट जो होता है ये गर्म होता है, इसको हीट मिलती है, तो ये लिक्विड से वेपराइज होके, इवेपोरेट होके किस में बदल जाता है, गैस में, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो गुड्स रखी हुई थी वो कंपेरेटिवली गर्म थी, और यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट आ रहा था, क्या आ रहा था, रेफ्रिजरेंट, ठीक है, वो क्या था, ठंडा था। अब ये गुड से जब हीट मिली तो वो जो लिक्विड था वो किस में बदल गया, गैस में, यानी यहाँ जब निकला तो वो गैसियस फेज में आ गया, और यहाँ जो था किस फेज में था, यहाँ पे था किस फेज में, यहाँ लिक्विड की फेज में वो था। तो इसलिए इसका नाम रखा गया इवेपोरेटर, मतलब कि जो रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी उसका इवेपोरेशन हो गया है, इसलिए इस फेज को नाम दिया गया इवेपोरेटर, ठीक है। तो यानी कि कूलिंग हुई, ठंडा महसूस हुआ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, किस तरीके से, तो वो इवेपोरेशन के तरीके से प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इवेपोरेटर, ठीक। अब देखिए ये जो लिक्विड था गुड्स वगैरह से, यानी इनसे हीट लेके तो गर्म हो गया, और गुड्स क्या हो गई, ठंडी, जो भी वस्तुएं वहाँ रखी थी वो क्या हो गई, ठंडी हो चुकी हैं। ये रेफ्रिजरेंट गर्म हो चुका है, अब ये गर्म भी हो चुका है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना गर्म हो सकता है, आप खुद सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना गर्म हो सकता है, ठीक है। बाहर से वस्तुएं आई थी 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु को, जो रेफ्रिजरेंट था वो 5 पे था, और जो वस्तुएं थी मान लिया कितने पे थी, 38, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कितना गर्म हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक पहुँच सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो जो गर्म वस्तु है वो 38 पे है, और ठंडी वस्तु है 5 पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुँचेगा भी, तो कहाँ तक पहुँचेगा, 38 से ऊपर तो पहुँच नहीं पाएगा, और 38 भी नहीं पहुँच पाता है, क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेंट लगातार फ्लो होता रहता है, रुकता नहीं है, ये क्या करता रहता है, फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो भाई उसको 38 तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए उसके, ठीक है, कुछ देर तो उसके संपर्क में रहे, लेकिन क्या होता है एक्चुअली में, ये फ्लो करता रहता है तो थोड़ा कम तक पहुँचता है, ठीक है। मान लिया यहाँ से कितना पहुँचा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच गया, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचा, मान लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचा। तो देखिए जब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच चुका है, अब देखिए यहाँ से ठंडा ठंडा रेफ्रिजरेंट आया था, इधर से गरम गरम वेपराइजेशन यानी गैस निकली। अब आप खुद समझिए भाई, यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि लगातार ठंडा ठंडा लिक्विड आता रहे 5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम तापमान पर कोई लिक्विड फ्लो करता रहे, ताकि ये चीज़ें हमारी ठंडी बनी रहें, तो ये लिक्विड बार बार यहाँ से ठंडा आता रहना चाहिए, कूलिंग लिक्विड आना चाहिए, रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर आना चाहिए, ठीक। यहाँ से जो गुड्स वगैरह की हीट थी, ये गैस लेके निकल गई, जो लिक्विड लेके निकला वो इवेपोरेट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब आप खुद समझिए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर आपके घरों में रखा रहता है, किचन में रखा रहता है, वो रेफ्रिजरेटर ठंडा कैसे होता है, कूल कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हीट है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट है, अवेलेबल है। अब इसको लेके जाएंगे हम किस में, कंप्रेसर में, किस में लेके जाएंगे, कंप्रेसर में, ठीक है। कंप्रेसर में इस गैस को, जो कि रेफ्रिजरेंट था पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब गैस में है, तो इस रेफ्रिजरेंट को लेके जाएंगे किस में, कंप्रेसर में। ये कंप्रेसर में गैस यहाँ से इन होगी और गैस यहाँ से आउट होगी, इस बीच क्या होगा, कंप्रेसर को कंप्रेस करेंगे, यानी कि इसके अंदर जो गैस भरी है उसको क्या करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, पुश, ये पिस्टन है, पिस्टन को धक्का देंगे, ठीक है, यहाँ पे गैस है तो वो क्या होगी, दबेगी, कंप्रेस होगी, यानी उसका प्रेशर बढ़ाया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं जब किसी चीज़ को दबाएंगे तो उसका प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आप खुद समझ सकते हैं उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, यानी कंप्रेस करने के बाद इस गैस का, इस रेफ्रिजरेंट का जो कि गैस बन चुकी है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर भी साथ ही साथ बढ़ जाता है। जब प्रेशर भी बढ़ चुका है, टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, ठीक है, अब ये कंप्रेसर से आउट होती है। अभी आपको समझ में आएगा हमने ऐसा क्यों किया, बस एक स्टेप दूर है, ये इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा कि भी हमने कंप्रेस क्यों किया, ठीक है, ये भी समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे जब गैस पहुँची तो देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, उसको और आपने दबा दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लिया कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया कंप्रेस करने के बाद टेम्परेचर, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है।
जब हम देखेंगे कि भाई कितने टेम्परेचर पे चलाना है तो वो तो एग्जैक्ट भाई 50 हुआ कि 51 हुआ कि 48 हुआ, वो तो तब डिपेंड करता है। फिलहाल हमने एक मोटा मोटा मान लिया कि भाई ये क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्रेस करने के बाद हो गया, प्रेशर भी बढ़ चुका है, टेम्परेचर भी बढ़ चुका है। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद आता है पोर्शन कंडेंसर का। ये कंडेंसर क्या क्या, अब देखिए ये जो कंप्रेसर था ये कौन सी चीज़ है, तो आपने देखा होगा आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है, आपका जो फ्रिज होता है, उसके पीछे जाइए, बैक साइड आप जाइए तो सबसे नीचे की साइड आपको ऐसा गोल सा काले कलर का गोल सा दिखाई देगा। जब आप स्विच दबाते हैं ऑन करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन से होता है, उसमें आवाज़ आती है, यानी वो चलने लगता है। ठीक है, तो एक कंप्रेसर क्या होता है, आगे पीछे ऐसे रोटेट करने लगता है। ठीक है, इस तरह से मोशन करने लगता है, यानी गैस को कंप्रेस करने लगता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने लगता है। तो जब आप स्विच दबाते हैं तो यही कंप्रेसर है जो कि चलने लगता है, तो यही इलेक्ट्रिसिटी खाता है, यही सारी बिजली खाता है आपकी। ठीक है, एनर्जी इसी को चलाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, और किसी भी पोर्शन को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, इसी कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी। और इसी कंप्रेसर को कहा जाता है हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी पूरा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका हार्ट, दिल कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये क्या, कंप्रेसर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कुछ एग्जाम में कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर का हार्ट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कंप्रेसर को, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसी की होती है। ठीक, चलिए, तो जब ये कंप्रेस हो चुका है तो प्रेशर बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस जब ऊपर आई, ठीक है, 3 यहाँ से आउट हुई, तो अब समझिए ये कहाँ पहुंची, कंप्रेसर से निकल के पाइपलाइन के थ्रू कहाँ पहुंच रही है, तो ये पहुंच रही है कंडेंसर में। अब ये कंडेंसर हमारे फ्रिज में कहाँ लगा होता है, किस जगह होता है, तो मेरे दोस्तों समझो, आप लोगों ने क्या देखा होगा, ऐसा देखा होगा जो आपकी फ्रिज होती है उसके पीछे वाले पार्ट पे ऐसा ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर आपने पीछे देखी होगी, जाली जाली सी लगी होती है कुछ। ठीक है, तो इस टाइप की देखी होगी स्ट्रक्चर, तो यही होता है कंडेंसर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में जो ऐसा पार्ट पीछे, फ्रिज के पीछे जो पार्ट आपको दिखाई देता है, लंबी लंबी सी स्टील की जाली टाइप की पाइपलाइन लगी होती है, यही पार्ट होता है कंडेंसर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे पाइपलाइन लगी होती है, इसी में रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, और ये डैश डैश ये लगी होती है, वायर जो कनेक्ट होते हैं इससे ये होते हैं। इसलिए देखिए जब रेफ्रिजरेंट इसमें आएगा, ठीक है, तो ये जाली वाला पार्ट किसके संपर्क में होता है, ये बाहर संपर्क में होता है, किसके, एटमॉस्फेरिक एयर, वातावरण के संपर्क में होता है। यानी इसके बाहर जो टेम्परेचर है, मान लिया एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पाइपलाइन के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट इस पाइप में फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप समझ सकते हैं कि भाई हमने जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया था, अगर उसको कंप्रेस ना किए होते तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड ना पहुंचता। अब ये 50 ही क्यों ले लिया भाई, 50 की बात नहीं है। ठीक है, यानी आपको इतना कंप्रेस करना है कि इस गैस का, इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, वातावरण के टेम्परेचर से ज़्यादा पहुंच जाए। ठीक है, आपको कितना कंप्रेस करना है, आपको उतना कंप्रेस करना होता है, यहाँ से जो गैसेस निकली, रेफ्रिजरेंट निकला, उसको इतना कंप्रेस कर दो, इतना दबा दो उसको कि उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, वातावरण के टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब देखिए मान लिया कितना हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये कंडेंसर जो है, ये पीछे जाली वाला पार्ट है, तो भाई जाली वाला पार्ट है तो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है एटमॉस्फेयर का 40। अगर इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर 40 से ज़्यादा होगा, मतलब एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होगा, तभी तो इस रेफ्रिजरेंट की हीट बाहर जाएगी। तो यानी कि रेफ्रिजरेंट जब इसमें फ्लो कर रहा होता है तो आप उसको छू के देखिएगा। ठीक है, आप इसको छू के देखिएगा, कभी भी आप इसको, जब फ्रीज चल रही हो तब आप इसको, ऐसे नहीं कि बंद फ्रीज पे छू के देख लो, तब तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी जब आप इसको छू के देखेंगे तो आप पाएंगे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, वो आपको कम गर्म लगेगा, लेकिन ये जाली वाला पार्ट, जो पीछे वाला पार्ट है, ये आपको एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा गर्म लगेगा। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से ज़्यादा गर्म है, तब इसकी हीट, यानी इसमें जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, इसकी हीट एटमॉस्फेयर को जाती है। यानी कि गर्मियों के दिनों में भी ये आपका जो कंडेंसर है ये हीट देता है, अपनी हीट किसको देता है, एटमॉस्फेयर को, यानी एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा गर्म करता है। ठीक है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा गर्म है। तो इसलिए हमारी मजबूरी थी, अगर हम चाहते हैं कि रेफ्रिजरेंट की हीट वातावरण को जाए, एटमॉस्फेयर को चली जाए, तो इसका रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए था, और इसीलिए हमने किया था इसको कंप्रेस। अब सुनिए, तो देखो भाई अब क्या होता है, अब खुद समझिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, गरम गरम रेफ्रिजरेंट आया, गैस की फॉर्म में आया,
यहाँ से कंडेंसर से एटमॉस्फेयर को हीट जा रही है, किसको जा रही है, एटमॉस्फेयर को हीट जा रही है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट था वो अब ठंडा होने लगेगा। वो क्या होने लगेगा, अब ठंडा। अब जैसे ही वो ठंडा होने लगेगा आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। ये गैस, एक तो देखिए जब गैस गरम गैस इस कंडेंसर में जा रही, जाली वाले पार्ट में जा रही, जो फ्रिज के पीछे लगा उसमें गई है, एटमॉस्फेयर को हीट जा रही, तो ये गैस क्या होगी, ये गैस होना शुरू होगी ठंडी, ठीक है। यानी कि ऐसा रेफ्रिजरेंट जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, टेम्परेचर भी बढ़ चुका था, अब उसको क्या कर रहे हैं हम, ठंडा। तो ये गैस क्या हो रही है यहाँ पे, ठंडी। और आपने देखा वो पाइपलाइन थी और ऐसे स्टील की वायर्स ऐसे हमने, है ना, स्टील पाइप छोटे छोटे रॉड सी, ठीक है, तार वगैरह जोड़ दिए थे। तो उससे क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा एयर उसके संपर्क में आएगी तो जल्दी कूलिंग होगी, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसलिए उसका एरिया बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स उसमें कनेक्ट कर दी जाती हैं, ठीक। तो यानी यहाँ से हीट जा रही है बाहर को, तो ये रेफ्रिजरेंट था, ये ठंडा होगा। और आप जानते हैं जब गैस ठंडी होगी तो क्या बनेगा, गैस ठंडी होगी तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ध्यान देना है, गैस जब ठंडी होगी तो किस, यानी यहाँ पे जो एंटर की थी वो गैस की थी, रेफ्रिजरेंट एंटर किया था। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा लिक्विड फॉर्म में। यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। हिंदी में बोला जाता है संघनन, इंग्लिश में बोला जाता है कंडेंसेशन। तो इसलिए यानी देखो क्या, इसमें भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हीट जा रही है, इसमें भी वही चीज़ हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह हीट जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, फेज चेंज हो रही थी, लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा था गैस में, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको इवेपोरेटर बोलते हैं, ठीक है। और गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसलिए इस पार्ट को बोला गया है कंडेंसर। अब आपको समझ में आएगा कि किस पार्ट का नाम क्यों रखा गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ठंडा हुआ तो लिक्विड निकला, यहाँ पे क्या, अब जो यहाँ से गैस एंटर की थी यहाँ से निकला लिक्विड, यानी कि वो अब कंडेंसेट हो चुका है, लिक्विड की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। यानी कि उसका टेम्परेचर तो कम हो चुका है लेकिन प्रेशर अभी भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इस पाइपलाइन में जो प्रेशर है वो ज़्यादा बना हुआ है, यानी कंप्रेसर के बाद जब निकला था तो उसका प्रेशर बढ़ चुका था। अब सुनिए, तो देखिए भाई यहाँ पे प्रेशर अभी भी ज़्यादा है लेकिन टेम्परेचर क्या हो चुका है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो चुका, टेम्परेचर कम हो चुका है, यानी ये चीज़ ठंडी हो चुकी है। अब ठंडा ठंडा लिक्विड यहाँ पे आएगा लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब क्या करते हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी कि फाउंटेन होता है, जो फव्वारा होता है उससे पानी ऐसे निकलता है, यानी फाउंटेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो वातावरण के नॉर्मल प्रेशर पे आ जाता है, सामान्य प्रेशर पे आता है। लेकिन क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो आपको चारों दिशाओं में क्या ठंडक महसूस होती है, यानी कूलिंग महसूस होती है, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से ठंडा ठंडा लिक्विड आया, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे लगा दी गई है एक्सपेंशन डिवाइस। क्या एक्सपेंशन मतलब जो एक्सपेंड करे, चीज़ों को फैलाए। तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई चीज़ एक्सपेंड होती है, फैलती है, प्रसार होता है उसका, तो ठंडी होती है। जब कोई चीज़ सिकुड़ती है, उसको दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो वो गर्म हो जाती है। यानी जैसे चाय ले लो, एक कप में चाय ले रहे हैं तो आपको गर्म लगेगी, लेकिन उसको थाली में फैला दो तो वो क्या हो जाती है, ठंडी। यानी उसको एक्सपेंड कर दो तो वो क्या हो जाती है, ठंडी। ठीक उसी प्रकार से इसको बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब। तो आप देखिएगा आपका फ्रीज का जो पीछे वाला पार्ट है उसमें आपको इस टाइप की एक ट्यूब मिलेगी, ठीक है, ऐसे गोल सर्कुलर टाइप की एक ट्यूब मिलेगी ऐसे, ठीक है, इस टाइप की एक ट्यूब, ठीक है, यहाँ से आ रही होगी, ऐसे पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, यहाँ से ऐसे जा रही होगी। तो ये ट्यूब जो होती है, इस टाइप की आपको ट्यूब जो मिलेगी, ठीक है, पीछे देखिएगा कॉपर की, ठीक है, सामान्यतः किसकी होती है, ऊपर से देखेंगे तो कॉपर का जो कलर होता है वैसा आपको दिखाई देगा। अब सुनिए, तो ये जो ट्यूब होती है इसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। तो ये क्या करती है, चीज़ों को एक्सपेंड, फैलाने का काम करती है। फैलाने का यानी कि लिक्विड जो कि ठंडा था, अब उसको आप और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो, फैला रहे हो, प्रसार कर रहे हो उसका, तो वो और भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। यानी यहाँ आने के बाद उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। और ये क्या है, एक एक्सपेंशन डिवाइस है जो चीज़ों को एक्सपेंड यानी फैलाने का, प्रसार कराने का काम करती है। अब देखिए, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में लगी होती है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, ये एक एक्सपेंशन डिवाइस है, यानी आप कह सकते हैं कैपिलरी ट्यूब एक एक्सपेंशन डिवाइस है। तो अदर चीज़ों में और भी बहुत सारी, ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करें तो कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, लेकिन और भी जो फ्रीज होते हैं, बड़े फ्रीजर होते हैं या कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक्सपेंशन डिवाइस है कैपिलरी ट्यूब एक,
ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, अब इसका टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा और भी ज़्यादा ठंडा। ठंडे लिक्विड को कहाँ लेके आएंगे हम? रेफ्रिजरेटर में, इवेपोरेटर में लेके आएंगे। इवेपोरेटर में क्या रखा है? वो चीज़, वो गुड्स, वो वस्तुएं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सब्जी वगैरह रखी हैं जिनको आपको ठंडा करना है। तो ये साइकिल ऐसे 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 रोटेट करती रहती है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ क्या है? कंप्रेसर है, जो कि प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। और जब किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कितने पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। अब देखिए क्या है, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डाल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए उसमें अक्सर ये पूछा जाता है लो प्रेशर साइड कौन सी है। लो प्रेशर साइड मतलब देखो, कंप्रेसर के बाद प्रेशर बढ़ जाता है, तो यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यानी जहां पे ये लगा है कंप्रेसर, ठीक है, यानी कंप्रेसर के बाद से लेकर, यानी पॉइंट नंबर 3 से लेके और पॉइंट नंबर 4 तक, यहां तक रहता है प्रेशर बहुत ज़्यादा, ठीक है। कंप्रेसर के आउटलेट से लेके और यहाँ तक, जब तक उसका एक्सपेंशन नहीं हो जाता तब तक रहता है प्रेशर बहुत ज़्यादा। तो ये वाली जो साइड होती है ये कहलाती है हाई प्रेशर साइड। क्या कहलाती है? हाई प्रेशर साइड। और इसके नीचे वाले पोर्शन जो है यहाँ पे प्रेशर होता है कम, तो ये कहलाती है लो प्रेशर साइड। तो हाई प्रेशर साइड कंप्रेसर के बाद से लेके और एक्सपेंशन होने से पहले तक ये पोर्शन जो होता है ये कहलाता है हाई प्रेशर साइड। इसी तरह से, ठीक है, जब इसका एक्सपेंशन हो गया मतलब प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, रिलीज हो गया। जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए तो प्रेशर उसके अंदर कम हो जाता है। या टायर आप देख लो, बस का टायर ले लो, बाइक का, हवा निकल जाए, एयर निकल जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है? उसमें कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब ये एक्सपेंड हो चुकी है, फैल चुकी है, तो इसका प्रेशर हो चुका है कम, तो ये वाली साइड कहलाती है लो प्रेशर साइड, ठीक है, कम प्रेशर वाली जगह। तो इस तरह से देखिए, और एक तरह से और क्लासिफिकेशन होता है इसका, क्वेश्चन आ पड़ता है। तो अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं। ये देखिए दो हिस्से मैंने कर दिए। इस साइड देखिए, तो यानी इवेपोरेटर से जब गैस निकलती है, यहाँ से जो निकलती है तो गैसियस फेज में रहता है, ठीक है। ये किस फेज में रहता है? गैस की फेज में रहता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गैस है, यहाँ से यहाँ तक गैस है। इसके बाद क्या बन गई है वो? इसके बाद बन गई है लिक्विड। जैसे यहाँ से निकली वो कंडेंसेट हो चुकी है तो वो लिक्विड में, तो ये वाला साइड लिक्विड कहलाता है। इधर वाला पोर्शन लिक्विड वाला पोर्शन, क्योंकि रेफ्रिजरेंट लिक्विड की फॉर्म में फ्लो कर रहा होता है इसलिए। और इधर वाला क्या कहलाता है? गैस वाला पोर्शन। इस तरह से भी इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्क कर रहा साइकिल, यानी आप अगर चाहते हैं कोई मशीन, कोई भी डिवाइस है लगातार कंटिन्यूटी में वर्क करती रहे, तो उसका एक साइकिल, साइकिल मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद एक फिर से, यानी ये साइकिल ऐसे चलती रहनी चाहिए। लगातार वर्क आपको चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए। तो आपको चाहिए कि वो किसी साइकिल पे ऑपरेट कर रही हो, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, ये जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है ये किस साइकिल पे वर्क करता है? तो आप जान लीजिए, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क करता है वेपर कंप्रेशन साइकिल। किस पे? वेपर कंप्रेशन। किस साइकिल पे वर्क करता है? वेपर कंप्रेशन साइकिल पे वर्क करता है। वेपर कंप्रेशन साइकिल से शॉर्ट फॉर्म में बीसी साइकिल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीसी साइकिल भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किस साइकिल पे वर्क करता है, तो वो करता है बीसी साइकिल, यानी कि वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन यानी कि वेपर का जो गैसियस फेज में उसका कंप्रेशन करके ये हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस साइकिल पे वर्क करता है आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और भी अगर कुछ डाउट्स हैं आपके इसके बारे में, और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।